हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको माय दीमन का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। एपिसोड 3 के पहले सीन में हमें नजर आते हैं हमारे हीरो हीरोइन जो पुलिस स्टेशन में जाते हैं कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। वहाँ जाकर ददोही ऑफिसर से कहती है कि क्या आप जानते हैं मुझ पर दोबारा हमला हुआ है, आपको हमलावर के बारे में कुछ पता चला। ऑफिसर कहते हैं कि आप आए, पहले बयान दे। और ददोही बयान देने के लिए चली जाती है और हमारा हीरो बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होता है कि अचानक एक बेकार उसे डरा देती है और कहती है कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो और तुम्हारी मौत बेकार जाएगी। लड़का उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। तभी ददोही बाहर आती है और वो दोनों पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं और दोनों अफसर उन्हें देखकर कहते हैं कि मुझे लगता है बहुत जल्द इन दोनों की शादी हो जाएगी। तो बेकार उनके पास खड़ी हुई कहती है कि किस्मत का पहिया घूम चुका है, किस्मत ही जाने किस्मत ने क्या करना है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं हमारे हीरो हीरोइन को जो गाड़ी में बैठे होते हैं। हीरोइन उसे कहती है कि तुम कौन हो, मुझे बताओ। हीरो कहता है कि मैं दीमन हूँ जिसे तुम इंसान शैतान के नाम से जानते हो। हीरोइन कहती है बस करो, ऐसा झूठ ना बोलो। लड़का कहता है कि लाओ, उसका हाथ पकड़ के पावर्स का इस्तेमाल करता है तो लड़की को यकीन हो जाता है। लड़की कहती है कि अगर हम दोनों मिले हैं तो ज़रूर इसमें किस्मत की ही मर्जी है और हम दोनों एक ही कश्ती के सवारी हैं, क्यों ना तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। लड़का कहता है कि मैं एक मामूली इंसान का बॉडीगार्ड बनूं, ऐसा नहीं हो सकता। लड़का कहता है कि तुम इस खुशफहमी में मत रहो कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा। लड़की कहती है कि तुम बॉडीगार्ड ज़रूर बनोगे क्योंकि तुम्हें भी इस टैटू की ज़रूरत है। अगले ही सीन में लड़का उसको घर के आगे ड्रॉप करता है और कहता है कि रुको, मैं तुम्हें घर के अंदर छोड़ आता हूँ कि कहीं हमलावर यहाँ भी ना आ जाए। लड़की कहती है कि यही काम तो होता है बॉडीगार्ड का। वहीं हमलावर आता है और देखता है कि लड़की अकेली नहीं है तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनूंगा और आज के बाद मुझसे ऐसी बात मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़का घर जाता है और वहाँ पर उसका मैनेजर उसका इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है कि आप कहाँ थे, अभी तक आए क्यों नहीं। लड़का उसे कहता है कि मैं ददोही के साथ था और वो मुझे कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। मैनेजर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम बन जाओ बॉडीगार्ड, पहले ज़माने में भी तो दीमन रक्षक ही तो होते थे। लड़का कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं एक मामूली इंसान का बॉडीगार्ड नहीं बनूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ददोही ग्रैनी को कॉल करती है और कहती है कि आप कैसी हैं। ग्रैनी कहती है अब इतनी भी चिपकू मत बनो, हम कुछ ही देर पहले ही तो मिले थे। ददोही कहती है कि आप जानती हैं मुझ पर हमला हुआ है और हमला होने से कुछ देर पहले ही मुझे आपकी कंपनी के फाइनेंशियल डायरेक्टर ने कॉल की थी और वो मुझे कुछ बताना चाहता था जिसने अब सुसाइड कर ली है। ग्रैनी कहती है क्या, ये कैसे हो सकता है। ददोही कहती है मुझे नहीं पता। ग्रैनी कहती है तुम मेरी कंपनी के मामला से दूर ही रहो, मैं ये सब खुद संभालूंगी, तुम इस बारे में टेंशन ना लो। ग्रैनी का कॉल बंद होते ही ददोही अपने टैटू को देखने लगती है और सोच रही होती है जो उसके साथ पिछले कुछ दिनों में हो चुका है। उसके बाद ग्रैनी किसी को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे उस फाइनेंशियल डायरेक्टर की डेथ की सारी डिटेल्स चाहिए और पिछले 3 साल का रिकॉर्ड्स भी। और जब वो रिकॉर्ड उसके पास आता है तो वो किसी से बात कर रही होती है और वो कौन होता है वो उसकी शक्ल नहीं दिखाते। ग्रैनी उससे कहती है कि तुम मेरी नाक के नीचे ये सब कैसे करते रहे हो, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हारा चेहरा सबके सामने आना ही चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा हीरो कॉफ़ी बना रहा होता है और अचानक से उसके हाथ में आग लग जाती है। मैनेजर से कहता है देखा, मैंने कल आपकी किताब में पढ़ा था कि अगर जल्द आपको आपका टैटू वापस ना मिला तो आप भस्म हो जाएंगे। लड़का कहता है अपनी बकवास बंद करो और तुम मेरी किताब क्यों पढ़ते रहते हो। उसके बाद वो मैनेजर से कहता है कि उस दिन आधे चांद की रात थी और वो सब कुछ हुआ। मुझे लगता है कि अगर आधे चांद की रात तक आप उसके साथ रहें और अपने टैटू की हिफाजत करते रहें और वो सीन दोबारा हो तो क्या पता आपको आपका टैटू वापस मिल जाए। लड़का कहता है कह तो तुम ठीक ही रहे हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे ददोही के पास जाना होगा। वो ददोही को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने आने वाला हूँ। वो ददोही के पास जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। लड़की कहती है कि अचानक तुम कैसे मान गए, कल तक तो तुम नहीं मान रहे थे। लड़का कहता है तुम सही कहती हो, हम दोनों एक ही कश्ती के सवारी हैं और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी। तभी लड़का उसका हाथ पकड़कर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने हाथ को ठीक कर लेता है। इसके बाद लड़की भी मान जाती है। अगले सीन में वो लड़की को लेकर एक ऊंची जगह पर जाता है और लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। लड़का उसे कहता है कि रुको, मुझे अपने शिकार की तलाश है। लड़का काफ़ी देर इधर उधर देखता रहता है और कहता है मिल गया और वो एक हॉस्पिटल में जाता है।
वहाँ जाकर वो एक बच्ची को देखता है जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही होती है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये बच्ची अब नहीं बचेगी। दीमन उसकी माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बच्ची को बचा लूँगा, लेकिन तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। 10 साल तक तुम अपनी बच्ची के साथ रहोगी, लेकिन 10 साल के बाद तुम्हें मरना होगा और तुम्हारी आत्मा को नरक में जाना होगा। उसकी माँ फ़ौरन मान जाती है और कहती है कि मैं अपनी बच्ची की जान के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। लड़का उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। लड़की बाहर आकर उसको बहुत कुछ सुनाती है, कहती है कि तुम कितने ही बेहिस हो, तुम किसी इंसान की मजबूरी का कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। लड़का कहता है कि तुम इंसानों का यही तो मसला है, यही जज्बात तुम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो लड़की उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, तुम दूसरों की दी हुई ज़िंदगी पर जी रहे हो। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं हमारे किलर को, यानी हमलावर को। वो अपने घर जाता है और उसके घर में हर तरफ दुदोही की पिक्चर्स लगी होती हैं और वो उन पर चाकू से वार कर रहा होता है जैसे कि वो कोई साइको हो, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो कि दुदोही फिर बच गई है। एक्चुअली वो जब भी दुदोही से मिलता है तो अपना बेस बदल लेता है। वो एक आर्टिस्ट है और पता नहीं कैसे, पर हर बार वो अपना बेस बदल कर ही दुदोही से मिलता है, इसलिए दुदोही को पता नहीं चल पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि दुदोही ग्रैनी को कॉल कर रही होती है, लेकिन ग्रैनी कॉल नहीं उठा रही होती। काफ़ी देर कॉल करती रहती है मगर वो ग्रैनी नहीं उठाती। जब वो ग्रैनी के घर जाती है, गार्डन की तरफ जाती है, तो ग्रैनी बेहोश होती है। वहाँ जाकर दुदोही से कहते हैं कि अब नाटक बंद भी करें, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। वो उठती ही नहीं है। तभी दुदोही दीमन को कहती है कि मैं हर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी ग्रैनी को बचा लो। जब दीमन देखता है कि उनकी सांसें नहीं चल रही तो वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दुदोही की ग्रैनी की डेथ पर सब आए होते हैं और साथ ही साथ एक कमरे में वकील और उनके फैमिली मेम्बर्स भी बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर ऑफिसर आते हैं ग्रैनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर और कहते हैं कि ग्रैनी की मौत गलत मेडिसिन खाने की वजह से हुई है और यही मेडिसिन उनको एलर्जी थी जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई है। जब ग्रैनी इस मेडिसिन को देखती है तो कहती है कि ग्रैनी तो अच्छी तरह जानती थी कि इस मेडिसिन से उनको एलर्जी है, वो ये मेडिसिन कभी नहीं खा सकती। इसका मतलब है ग्रैनी की मौत एक नेचुरल मौत नहीं थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था। वो काफ़ी ही ज़्यादा डर जाती है। तभी वकील उन्हें कहते हैं कि आप बाहर आ जाए, मुझे सबके सामने वसीयत सुनानी है। तभी सब बाहर चले जाते हैं और दुदोही ये सोच ही रही होती है कि वो भी बाहर जाती है और बाहर जाकर कहती है कि ग्रैनी की नेचुरल मौत नहीं थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था। सब उनकी तरफ देखने लगते हैं कि तभी ग्रैनी का बेटा कहता है कि आप वसीयत सुनाइए। तभी वकील कहता है कि दुदोही अगली चेयरमैन है ग्रैनी की कंपनी की। सब दुदोही की तरफ देखने लगते हैं कि ये कैसे हो गया। वकील उन्हें कहते हैं कि लेकिन इसके लिए दुदोही को एक शर्त पूरी करनी होगी, उसको 1 साल के अंदर अंदर शादी करनी होगी। सब बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी दुदोही के दिमाग में एक तरकीब आती है कि अगर उसे ग्रैनी की मौत का पता लगवाना है तो उसे इस कंपनी में जाना ही होगा। वो अपने हाथ से एक मैरिज रिंग निकालती है और दीमन को देती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ख़ास तौर पर हमारा हीरो, और वो उसे कहता है नहीं। और यहीं इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।